सर देखो, आपने ना बहुत टाइम पास कर लिया है अपनी, बहुत देर से गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून हो गई है। अब चुपचाप पढ़ाना चालू कर दो सर, इससे ज़्यादा टाइम पास हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है चलो। आज का बेटे नया टॉपिक शुरू करना है, एनपीओ। एनपीओ के अंदर बेटे पहला पार्ट हमारा एज इट इज जैसे हर बार होता है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो सबसे पहले बेटे ये हमने प्रैक्टिकल टॉपिक के ऊपर ही डिस्कस करना है। फिर इक्का दुक्का दो चार हमारे छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कभी किसी जमाने में एग्जाम में आए हुए हैं और जो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद बेटे हमने डिस्कस करना है पार्ट 3, और पार्ट 3 होगा बेटे हमारा ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो ऐसे करके हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर को बेटे मैं पढ़ाना शुरू करूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता दूं जिनका आपको बड़ा खासा ध्यान रखना पड़ता है इस चैप्टर को पढ़ने के पहले। ठीक है, यानी ये बेटे मेरी तरफ से दिए जाने वाले हर एक स्टूडेंट को प्रिकॉशंस होते हैं कि भाई आपने इस चैप्टर के अंदर ये प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है ना, अगर आप मेरे हिसाब से इन चैप्टर्स के इतने प्रिकॉशंस को अगर आप लेंगे तो आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उसकी 50% प्रॉब्लम तो आपकी वहीं खत्म हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर बेटे यहाँ पर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का या एनपीओ का बड़ा भारी डर देखा है मैंने। ठीक है ना, तो इस डर से बचने के लिए क्या करें, तो इस डर से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर ये है कि मैं आपको दो चीजें बता देता हूं बेटे, कहां कहां आपको इस चैप्टर में मेजर दिक्कतें आती हैं जिनके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता। आप ये सोचते रहते हैं कि हमें कंसेप्ट का प्रॉब्लम है, हमें इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आती, हमारे कंसेप्ट वीक हैं, हमें डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता, सब फालतू की बातें हैं। भाई अगर आपको एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस का मीनिंग मालूम है और अगर आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझ में आता है तो इस चैप्टर के अंदर किसी तरह की कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती। असल में प्रॉब्लम कुछ और है और हम देखते कहीं और हैं। तो सर पहली प्रॉब्लम क्या है जो आप प्रिकॉशन दोगे, तो बेटे मैं सबसे पहला प्रिकॉशन तो यहां पर ये दूंगा कि आप अपने क्वेश्चन को, एनपीओ के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अपनी स्पीड एकदम कम रखें। बहुत तेजी से, बहुत जल्दीबाजी में एनपीओ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ना करें। मैं बार बार कह रहा हूं बेटे, एनपीओ के जो क्वेश्चंस होते हैं इसका भी रीजन बताऊंगा कि क्यों मैं आपको आपकी स्पीड को कम करने कह रहा हूं। ठीक है ना, इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप एनपीओ पढ़ रहे हैं या एनपीओ के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में आपको पहले ही अज्यूम कर लेना है कि इस क्वेश्चन को हमने बढ़िया धीरे 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 ही सॉल्व करना है। अगर आपके अंदर धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का पेशेंस है तो ही आपके एनपीओ का क्वेश्चन सही तरीके से आपका आंसर आएगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द आंसर ऑफ एनपीओ। इसलिए पहली शर्त, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इत्मीनान से धीरे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितनी आपकी स्पीड है अपनी स्पीड को एकदम जीरो पे ले आओ तो ऑटोमेटिकली आपकी 50% प्रॉब्लम यहीं खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज बेटे, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी है, यहां पर इसका कारण क्या है, तो बेटे इसका कारण यहां पर यही बनता है। पहला रीजन यहां पर यह होता है कि एनपीओ के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनकी लेंथ बड़ी लंबी चौड़ी होती है। सोचो बेटे, इतना बड़ा क्वेश्चन, उतने बड़े क्वेश्चन का उतना ही बड़ा आंसर, बीच में कहीं पर भी आपका कंसंट्रेशन खराब हो सकता है, बीच में कहीं पर भी आपका फोकस डाइवर्ट हो सकता है। और जहां आपका कंसंट्रेशन खराब हुआ और जहां आपका फोकस डाइवर्ट हुआ, क्वेश्चन बेटे गया आपके हाथ से। इसीलिए अगर थोड़ी सी स्पीड कम रखोगे तो आपका फोकस एज इट इज बना रहेगा, आपका कंसंट्रेशन एज इट इज बना रहेगा और आखिरी तक आपने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते चले जाना है। एंड यू विल फाइंड कि आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका आंसर खुद ब खुद निकाल के देगा, आपको अपना आंसर नहीं निकालना पड़ेगा। तो पहला इसका रीजन है क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा होती है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इंफॉर्मेशन सिर्फ करंट ईयर की नहीं होगी, जैसा हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होता था। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी आपको एक ट्रायल बैलेंस मिला, उसमें सारी इनकम मिली, सारे एक्सपेंसेस मिले, उसमें आपको एसेट्स मिली, लायबिलिटी मिली, कैपिटल मिली, सब कुछ मिला। लेकिन बेटे उस क्वेश्चन के अंदर एक एडवांटेज था कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ईयर का डेटा क्वेश्चन के अंदर दिया जाता था। 2017 के लिए अगर आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं तो आपको सिर्फ 2017 का डेटा सप्लाई किया जाएगा। लेकिन एनपीओ के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, आपसे 2017 के लिए फाइनल अकाउंट मांगे जाएंगे। क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा प्रिपेयर
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 या 31 मार्च 2021 या 31 मार्च 2022। अब सोचो, आपसे फाइनल अकाउंट मांग रहे हैं 31 मार्च 2022 के लिए, तो आपको सिर्फ 21-22 का डेटा देना चाहिए, लेकिन वो जानबूझ के बेटे आपको प्रीवियस ईयर मतलब 2020 2021 की भी इंफॉर्मेशन देंगे, 2021 और 22 की भी इंफॉर्मेशन देंगे, और साथ में 22 और 23 की अगले साल की इंफॉर्मेशन भी देंगे बेटे क्वेश्चन के अंदर। अब यहां पर आती है दिक्कत कि सर बड़ी मुश्किल से तो ले दे करके करंट ईयर का डेटा हमने हैंडल करना सीखा था। अब कौन से जमाने के पाप है कि अभी कह रहे 3 साल का डेटा एक साथ हैंडल करो, लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो बेटे। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और अगर आप 3 साल का अकाउंट का डेटा हैंडल नहीं कर सकते तो इस दुनिया में कौन करेगा। आपको इतनी बड़ी इतनी भारी डिग्री मिल रही है, तो ऐसी इतनी बड़ी और इतनी भारी डिग्री को हैंडल करने के लिए कम से कम 3 साल के डेटा को तो हैंडल करना आपको सीखना ही पड़ेगा ना। तो ये होती है दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम क्वेश्चन के अंदर देती है बेटे, क्वेश्चन आपको पेट भर के नचाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। हाँ बेटे, क्वेश्चन आपको कैसे नचाता है अब मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन के अंदर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन, सबसे ज्यादा आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही परेशान करता है, और सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन ही आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। अब क्या होता है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के सबसे शुरू में मिलेगी आपको, फिर बीच में 8-10 इंफॉर्मेशन फालतू की रहेंगी, फिर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 1-2 लाइन की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के बीच में मिलेगी, फिर बीच में 4-5 लाइन उठपटांग लिखी रहेंगी, फिर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के सबसे आखिरी में मिलेगी। अब है तो एक ही आइटम सब्सक्रिप्शन का, लेकिन क्वेश्चन में जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो पूरी बिखरा के दी जाएगी, ताकि आप एक इंफॉर्मेशन का रिलेशन दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ में एस्टेब्लिश ही ना कर पाओ। और जब एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ में रिलेट ही नहीं कर पाओगे तो उसको प्रोसेस कैसे करोगे। और वहां पे जाके बेटे हमें ऐसा लगता है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन इनफैक्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको बनता सब कुछ है, बस आप एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन से रिलेट नहीं कर पा रहे सही तरीके से, और वो आपके लिए सरदर्द बन जाता है, और आप बाद में बेटे गिव अप कर जाते हैं कि ये वाला चैप्टर का क्वेश्चन तो हमसे बनता नहीं है। और कायदे से बेटे अगर इस चैप्टर को आपने सही तरीके से सीख लिया तो वन थिंग इज श्योर कि इस दुनिया में आप बेटे अपनी जिंदगी में जितनी बैलेंस शीट बनाएंगे आज के बाद, वो सारी बैलेंस शीट आपकी टैली होगी, गारंटीड। मैं बेटे आपके सीए फाउंडेशन के पूरे सिलेबस के अंदर, पूरे सीए फाउंडेशन में सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर को कंसेप्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं। मार्क के हिसाब से नहीं मान रहा मैं, मार्किंग के हिसाब से नहीं कह रहा कि आप इन 4 चैप्टर को पढ़ लो तो आपको तबीयत से मार्क्स मिल जाएंगे, मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अकाउंटिंग सीखने के लिए और अकाउंटिंग को समझने के लिए, ताकि ये अकाउंटिंग आपका ऐसा बेस बनाए कि आपको इंटरमीडिएट और फाइनल में अकाउंटिंग को समझने में कोई दिक्कत ही ना हो, इस चीज के लिए 4 चैप्टर को मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं। पहला चैप्टर है आपका बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको डेबिट और क्रेडिट के साथ में खेलना सिखा देता है, ठीक है ना। कब डेबिट का मतलब ऐड है, कब डेबिट का मतलब लेस है, कब क्रेडिट का मतलब ऐड है, कब क्रेडिट का मतलब लेस है, ये आपको कौन सा चैप्टर सिखाता है, बीआरएस। तो बीआरएस बेटे आपको 2 चीजें सिखाता है, क्वेश्चन के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन को कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। पहले तो बीआरएस आपको यह सिखाता है, और बीआरएस साथ में आपको यह सिखाता है कि आप अपने डेबिट और क्रेडिट के साथ में कैसे खेलना शुरू करें, ठीक है ना। क्योंकि बेटे अभी तक डेबिट और क्रेडिट आपके साथ में खेल रहा है, आप डेबिट और क्रेडिट के साथ में नहीं खेल रहे। तो बीआरएस एक इकलौता चैप्टर ऐसा है जो आपको डेबिट और क्रेडिट के साथ में खेलना सिखाएगा। दूसरी चीज, क्वेश्चन के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन को और कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, कैसे उसको रीड करना चाहिए, इसके लिए जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जिसने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को बहुत सही तरीके से कर लिया तो बेटे वो क्वेश्चन की दी गई इंफॉर्मेशन को कभी गलत पढ़ ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन लिखी हो और आपने उसको गलत तरीके से पढ़ लिया हो। तो यहां पर बेटे ये जो दूसरा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आपको क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना सिखाता है। हालांकि ठीक है, ये आपको अपनी गलतियों को ठीक करना भी सिखाता है, यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल भी पता चलते हैं कि एरर को रेक्टिफाई करने के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं कंसेप्चुअल स्टडी के हिसाब से बात कर रहा हूँ।
तो पहला चैप्टर हो गया आपका बीआरएस, दूसरा चैप्टर हो गया आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को बड़ा बारीकी से पढ़ना चाहिए, वो होता है बेटे आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट आपके फ्यूचर में आने वाले कई चैप्टर का बेस है। जैसे कि इंटरमीडिएट के अंदर एक चैप्टर आएगा बेटे डिपार्टमेंट अकाउंट, एक चैप्टर आएगा आपका ब्रांच अकाउंट, उसके बाद में बेटे ऐसे कई चैप्टर छोटे बड़े कई चैप्टर इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के अंदर भी आने वाले, इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के अंदर भी आने वाले हैं। और उन सब के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके कंसाइनमेंट का लगता है, ठीक है ना। और कंसाइनमेंट के अंदर आप अकाउंटिंग के कई बड़े बेसिक प्रिंसिपल्स को डिटेल में सीखते हैं, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट आपके लिए मेरे हिसाब से तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई होता है तो वो होता है बेटे आपका एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को पहले तो हैंडल करना सिखाएगा, और साथ में ये चैप्टर 1 साल से ज्यादा का अगर क्वेश्चन में डेटा या इंफॉर्मेशन दी होगी तब उस कंडीशन में ऐसी मल्टीपल ईयर की इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन में कैसे डील किया जाए, मल्टीपल इंफॉर्मेशन को, मल्टीपल ईयर की इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन के अंदर कैसे ट्रेड किया जाए, कैसे उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज किया जाए, वो सिखाता है आपको एनपीओ। इसलिए बेटे आपके पूरे सीए फाउंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बेसिस पर 4 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बीआरएस, दूसरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तीसरा कंसाइनमेंट और चौथा है बेटे एनपीओ। कंसाइनमेंट की कोई भी बात हमारी क्लास के अंदर नहीं हुई है, लेकिन बीआरएस को हम क्लास के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारा क्लास के अंदर ऑलरेडी हो चुका है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनपीओ, वो अब हमारी क्लास के अंदर हो रहा है। आगे चलें बेटे, तो इसीलिए बेटे हम इसको शुरू कर रहे हैं। और वाकई में ये चैप्टर बेटे आपको अकाउंटिंग की वो नॉलेज देगा, अकाउंटिंग की वो दुनिया दिखाएगा जो शायद कोई और चैप्टर आपको दिखा ही नहीं सकता। आओ बेटे, एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली बात सर हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम इसके अंदर फाइनल अकाउंट ही पढ़ने वाले हैं। फाइनल अकाउंट का मतलब यहां पर यह है कि आपने ईयर एंड के समय, सर आई एम ए रेगुलर बैच स्टूडेंट सो आई कैन सी, बेटे यू कैन सी, यू कैन वॉच, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन एक्सेप्ट माय वर्ड्स, सब कुछ कर सकते हो बेटे आप। एक बात बताओ बेटे, अगर मुझे आपको क्लास में आने से रोकना ही होता तो फ्री में बेटे जूम ऐप का लिंक क्यों बांटा जाता, हर एक ग्रुप में बेटे क्यों सर्कुलेट किया जाता, बताओ ना बेटे, सोचो ना बेटे। तो मैं तो खुद चाहता हूं बेटे जितने रेगुलर क्लास के स्टूडेंट हैं वो भी बाउंस बैक की बैच अटेंड करें, लेकिन कई स्टूडेंट का ऐसा भी है कि सर इतना सारा लोड कैसे लेंगे, तो बात उनकी भी सही है। तो इसलिए बिल्कुल आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बस ये है कि यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग थोड़ा स्पीड में लेके चलते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत ना समझ में आए तो एकदम से घबरा मत जाना, ठीक है ना। रेगुलर क्लास के अंदर एनपीओ को और डिटेल में कवर करूंगा मैं, ठीक है। ओके सर, डन, आगे चलते हैं। ओके सर ये चैप्टर जमाने नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है बेटे आदर्श, ठीक है सर, ये भी एनपीओ का एग्जाम्पल है। आगे चलते, चलो बेटे, अब कौन एग्जाम्पल है कौन नहीं है तो बात की बात है, आगे चलो। मुद्दा यहाँ पर ये है एनपीओ के अंदर सर हम किसकी अकाउंटिंग सीखेंगे, तो मेनली एनपीओ के अंदर या एनपीओ वाला जो चैप्टर डिजाइन किया गया था ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए डिजाइन किया गया था जो प्रॉफिट मोटिव से अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करते। मतलब ये कमर्शियल एक्टिविटीज करते, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं करते, दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग द कमर्शियल एक्टिविटीज, and every business enterprise and every business institutions who are performing the commercial activities they have to follow the accounting standards। और सबको क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, इसलिए इसका मतलब इनको भी अपने फाइनल अकाउंट जैसे दूसरे अकाउंटेंट बनाते हैं या दूसरी एंटिटीज जैसे अपने फाइनल अकाउंट बनाती है, वैसे इनको भी अपने फाइनल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फाइनल अकाउंट के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होंगे, एक होगा इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट के लिए ये प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा होगा बेटे फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट या पोजीशन स्टेटमेंट, इसके लिए ये लोग भी एज इट इज बनाते हैं बैलेंस शीट। तो अगर मैं इसे अपने प्रीवियस चैप्टर के साथ में रिलेट करके देखूं तो प्रीवियस चैप्टर में जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, आई एम यूजिंग द वर्ड जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ओके ये लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते,
क्योंकि बेटे ट्रेडिंग अकाउंट वो आदमी बनाएगा जो ट्रेड कर रहा हो, और ट्रेड करने वाला क्या करता है बेटे, ट्रेड करने वाला सामान को खरीदता है, उसी सामान में अपना प्रॉफिट जोड़ता है, उसी सामान को बेचता है, यानी उसकी जो एक्टिविटीज है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। लेकिन ये जो एंटिटीज होती है प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करती, ये कमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, लेकिन प्रॉफिट कमाना इनका मेन पर्पस नहीं होता है। ओके, तो ऐसी एंटिटीज के लिए ये वाला टॉपिक बना, इनको अपने फाइनल अकाउंट बनाने। फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या बनेगा, तो फाइनल अकाउंट के अंदर सबसे पहले बनाना पड़ता है इनको अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाम बदल दिया जाता है यहाँ पर, ताकि कोई भी आदमी जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़े तो पहले समझ जाए कि भैया ये नॉन फॉर प्रॉफिट एंटिटी का कुछ ना कुछ इनकम स्टेटमेंट है। और दूसरा बेटे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी इनको रिप्रेजेंट करनी होती है, तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए यहां पर बेटे फाइनेंशियल पोजीशन के लिए ये अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। सर ये भी एनपीओ का एग्जांपल है क्लास, सर यूनिक की, यूनिक की क्लास को अगर आप कह रहे हो कि सर इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एनपीओ, तो आंसर हाँ भी है और आंसर ना भी है। सीए फाउंडेशन के अंदर तो बेटे, अब मैं तो ये कहूंगा बेटे, सीए फाउंडेशन के केस में ना तो प्रॉफिट मोटिव हमारा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ तो बेटे सीए फाउंडेशन में ना तो हम प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, और ना तो हम किसी तरह की कोई कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो कायदे से तो बेटे हमारे ऊपर सीए फाउंडेशन की बैच को अगर कंसीडर किया जाए तो हमारे ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगने नहीं चाहिए कायदे से। और अगर हमारे ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगने नहीं चाहिए तो हम ना तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ना तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ना तो हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि बेटे हम जब कोई कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म कर ही नहीं रहे, हम किसी तरह से कोई पैसों का लेन देन कर ही नहीं रहे हैं, तब उस कंडीशन में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बेटे हाँ सर, सीए फाउंडेशन के अलावा बाकी सारी बैचेस के लिए तो बेटे हम लोग भर भर के प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप बोलो कि सर बाकी जितनी बैचेस आप पढ़ा रहे हैं क्या उसमें ही प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो कैसी बात करते हो बेटे, भर भर के बैचेस चल रही है यहाँ पर, भर भर के प्रॉफिट ओरिएंटेड काम हो रहा है, तो उसके लिए फिर हम एनपीओ नहीं रह जाते, वहां पर हमारा मोटिव प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाता है, तो अलग बात है। आगे चलते हैं, ठीक है सर। आओ बेटे, तो यहाँ पर ऐसी जो बिजनेस एंटिटीज हैं इनका आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और ऐसी बिजनेस एंटिटी के अंदर एक टाइप की एंटिटी और भी आ जाती है, इसके अंदर वो लोग भी कवर हो जाते हैं जो यहाँ पर सर्विस सेक्टर को बिलोंग करते हैं, जैसे कि हम। अब हम लोग बेटे जब सर्विस सेक्टर को बिलोंग करते हैं तो हम तो कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम तो बेटे खाली खाली अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और अपनी सर्विसेज के बदले में जो थोड़ा बहुत कम ज्यादा गरीबों का खर्चा चलाने का जो मेहनताना होता है वो मेहनताना फीस के नाम पे ले लेते हैं, ताकि 2 वक्त की रोजी रोटी चल जाए हम लोगों की बस, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से थोड़े बहुत पैसे अपने स्टूडेंट से ले लेते हैं बेटे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ऐसे जो सर्विस सेक्टर के लोग होते हैं जो एक्चुअली कोई गुड्स या गुड्स वगैरह नहीं बेच रहे होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ही फाइनल अकाउंट का मेन मुद्दा बन जाता है। तो कायदे से एनपीओ के अंदर आप जो अकाउंटिंग सीखते हैं वो एनपीओ के अंदर अकाउंटिंग पहले तो ऐसी एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है जो नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव से काम कर रही हैं। सर जैसे कि शिरडी साईं संस्थान, कभी नाम सुना है आपने? शिरडी साईं संस्थान का कभी नाम सुना है? अरे शिरडी में साईं बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है कि नहीं? तो उस मंदिर को, उस ट्रस्ट को मैनेज करने वाला जो संस्था है ना बेटे, उसको कहते हैं शिरडी साईं संस्थान। बेटे साल भर में करोड़ों का चढ़ावा आता है। अब करोड़ों के चढ़ावे को मैनेज करना तो इन्हीं का काम है ना बेटे। अब उस करोड़ों के चढ़ावे से बेटे वो स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, कॉलेजेस चलाते हैं, हॉस्पिटल्स चलाते हैं, कई जगह बेटे अलग अलग जगह पे। जब बेटे वो सभी, जब भूकंप आया था या कभी सुनामी आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, तो वहां पे बहुत कुछ चंदे के नाम पे पैसा भी देते हैं। तो जितना चंदा आता है साईं बाबा के नाम पे, इस चंदे को सही तरीके से कहीं ना कहीं यूटिलाइज भी करते हैं। लेकिन ये कमर्शियल एक्टिविटी तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, भले ही प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव से काम ना कर रहे हो, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी तो परफॉर्म कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर बेटे ये हमारे भक्ति भाव को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। चलो तुमने शिरडी साईं संस्थान का नाम नहीं सुना होगा, भैया बीसीसीआई का नाम सुना है कि नहीं सुना? बीसीसीआई का नाम सुना है कि नहीं सुना? हाँ सर, हमने तो आईसीएआई का नाम सुना है। तो बेटे तुम अपने आईसीएआई का ही एग्जांपल ले लो बेटे। आईसीआई वाले भी कमर्शियल एक्टिविटी तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। एक स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में आता है तो उससे रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है, एग्जाम के लिए उससे एग्जामिनेशन फीस ली जाती है, बराबर है।
फिर जब वो आईटी ट्रेनिंग करने जाता है तो आईटी ट्रेनिंग के लिए उससे फीस अलग से ली जाती है। लेकिन फिर भी आपके आईसीआई वाले विदाउट प्रॉफिट मोटिव काम कर रहे हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी। तो आप बिलीव करें या ना करें, आज भी आईसीएआई नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव से ही काम करती है। हमको ये अलग लगता है कि यार इंस्टीट्यूट वाले 1600 रुपए एक ग्रुप की फीस के ले रहे हैं, या सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन फीस 1600 रुपए की है, क्या हम 1600 रुपीज की कॉपियों में आंसर लिख डालेंगे, क्या हम 1600 रुपए की कॉपियां भर डालेंगे वहां बैठ के? अरे तो मालिक, तुम्हारे टेस्ट पेपर के लिए सिर्फ कॉपी का खर्चा थोड़े ना है। पहले बेटे तुम्हारे लिए एग्जामिनेशन के फॉर्म निकाले जाएंगे, उन फॉर्म को मेंटेन करना, आपको बेटे आपका एडमिट कार्ड अलॉट करना, ये करना वो करना, पहले दिन की तैयारी से लेके आखिरी दिन तक करते 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 पर स्टूडेंट बेटे उतना खर्चा इंस्टीट्यूट को आ ही जाता है। अच्छा 2200 रुपए इंटर, अब बेटे 2200 रुपए इंटर के, 22,000 रुपए इंटर की रजिस्ट्रेशन के, तो भैया ठीक है ना। अगर तुम इंटरमीडिएट में एडमिशन लोगे तो इंस्टीट्यूट वाले भी तुमको 2 साल तक झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं? 2 साल तक बेटे तुम्हारे लिए पूरी व्यवस्था करके रखेंगे। एक तो इतनी महंगी महंगी वेबसाइट मेंटेन कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। अब तुम कह रहे हो बेटे दुनिया में सब चीज फ्री में मिल जाए, तो ऐसे थोड़े ना होता है। तो मुद्दा यहाँ पर ये है कि भैया इंस्टीट्यूट आईसीएआई वाले भी एक स्पेशल कॉज के लिए काम करते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, और वो अभी नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव से ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटे एक तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जो नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे हैं, उसके साथ में ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो कई बार सर्विस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। अब जो सर्विस सेक्टर को बिलोंग करते हैं वो बेटे प्रॉफिट मोटिव से भी काम कर सकते हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव से भी काम कर सकते हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर वालों की भी जो अकाउंटिंग होती है वो मोर और लेस इसी तरीके की होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर या एनपीओ के अंदर आप ये बोलो कि हमको सिर्फ और सिर्फ किसी क्लब का ही क्वेश्चन एग्जाम में आए, या हमको किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन ही एग्जाम में आए, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बेटे एग्जाम में आपको किसी तरह के सर्विस सेक्टर का भी कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सर 5 साल की वैलिडिटी रहती है इंटर की। ये देखो बेटे ये वैलिडिटी पता करके आए हैं कि सर इंटर के रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 5 साल। तुम क्या पंचवर्षीय योजना बनाने के मूड में हो नालायक? 5 ईयर प्लानिंग लेके चल रहे हो कि इंटरमीडिएट की जो तुम वैलिडिटी पता करने गए थे? शर्म भी नहीं आ रही और बताने में कि सर इंटर की वैलिडिटी 5 साल की है, हैं? अरे भैया मालिक, दिसंबर में अपना सीए फाउंडेशन क्लियर करो, जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, जनवरी में इंटर में रजिस्टर्ड कराओ, और 2023 में नवंबर में अटैम्प्ट आएगा तुम्हारा इंटरमीडिएट का, नवंबर में अटैम्प्ट क्लियर करो 2023 में और कहानी खत्म करो। ठीक है ना? ये 5 साल की वैलिडिटी को मत ही देखो तो अच्छा है। ये बता रहा नालायक 5 साल की वैलिडिटी है। हे भगवान, हे भगवान कहाँ है तू? आगे चलते हैं बेटे। ठीक है सर आगे चलो। हाँ पूरा पैसा वसूल करेंगे बेटे। तुम क्या पैसा वसूल करने जाओगे? इंस्टीट्यूट अपनी वाली पे आ गई ना बेटे, तो तुमसे पैसे वसूल कर करके तुम्हें कंगाल करके छोड़ देगी वो। आगे चलते हैं। इंस्टीट्यूट में बेटे पूरे के पूरे मारवाड़ी बनिए भरे पड़े। इंस्टीट्यूट में अभी भी देखना बेटे मोस्टली कौन मिलेगा तुम्हें? मारवाड़ी बनिए, महेश्वरी, लाला, ऐसी लोग मिलेंगे बेटे वहां पर। ठीक है ना सर? उसमें तो बहुत सारे साउथ इंडियन में बेटे, वहां पे साउथ इंडियन में भी मारवाड़ी, महेश्वरी, लाला टाइप की जो कैटेगरी होती है ना, वही भरी पड़ी है इंस्टीट्यूट के अंदर। अब तुम्हें क्या लगता है बेटे मारवाड़ियों की जेब से तुम पैसे निकाल लोगे और मारवाड़ियों की जेब से तुम पूरे पैसे वसूल कर लोगे? कैसी कैसी बातें करते हो बेटे, हो ही नहीं सकता। इनकी जेब से बेटे अमेरिका वाले पैसे नहीं निकाल सके, तुम कहां से निकाल लोगे? बेटे गुजरातियों, मारवाड़ियों, बनियों, लालाओं की जेब से तो बेटे अमेरिका और यूरोप वाले पैसे नहीं निकाल सके, तुमने कहां से निकाल लेने ये बताओ? और कहा था पूरे पैसे वसूल करके छोड़ेंगे। अबे इंस्टीट्यूट वाले तुमसे पूरे पैसे निचोड़ के छोड़ देगी तुम्हें फिर। ठीक है हाँ सर मैं भी जैन हूँ। ठीक है बेटे तुम जैन हो, लेकिन वो तुमसे बड़े मारवाड़ी हैं। आगे चलते हैं। ठीक है ओके सर डन। मारवाड़ी तो मारवाड़ी बेटे महेश्वरी हैं। ठीक है ना? बनिए हैं, लाला हैं बेटे, वहां पे तो पूरी एक मिक्सअप वाली कम्युनिटी है। अब तुम सोचो तुम अकेले जैन हो और वहां पे तो तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने जैन बैठे हुए हैं। और सोचो बेटे जब एक परफेक्ट ब्लेंड बनता होगा, यानी एक एक राउंड टेबल है, राउंड टेबल में 3 मारवाड़ी, 4 बनिए, 5 लाला, 6 महेश्वरी, 7 जैन, 8 गुजराती। बेटे जब इतने लोग बैठे होंगे तो अब बताओ बेटे तुम अकेले क्या कर लोगे? ठीक है आओ बेटे इसलिए क्वेश्चन पे आओ, चुपचाप एग्जाम पास करो, इंस्टीट्यूट के हाथ जोड़ो और आगे बढ़ो। हाँ डॉक्टर डेकू, नाम भी कितना खतरनाक है बेटे, डॉक्टर डेकू।
ये रहा बेटे आपका पहला क्वेश्चन। डॉक्टर डेकू स्टार्टेड प्राइवेट प्रैक्टिस ऑन 1 अप्रैल 2019। बेटे कोई डॉक्टर साहब है, इन्होंने 1 अप्रैल 2019 को अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी है। with rupees 2 lakh of his own fund and rupees 3 lakh borrowed at an interest of 12% per annum on the security of his life policy। इनके पास में एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी, इन्होंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को गिरवी रख दिया, मॉर्गेज कर दिया और इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख रुपीस का लोन ले लिया। तो अपने पास में खुद की जो सेविंग थी 2 लाख रुपीस की, उस सेविंग को अपनी डॉक्टरी की प्राइवेट प्रैक्टिस में इन्वेस्टमेंट किया। पैसे कम पड़ रहे थे, अपनी LIC पॉलिसी की इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख रुपीस का और लोन ले लिया। इस पैसे को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया। नारियल फोड़ा, पानी निकला, पानी वाला नारियल था। नारियल फोड़ा, पानी निकला, सबको पानी पिलवाया, सबके ऊपर नारियल का पानी सींचा, भगवान गणेश का नाम लिया, प्राइवेट प्रैक्टिस चालू। दूसरे दिन से उम्मीद करना चालू कर दी कि लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़े और मेरे पास में आए। आगे चलते हैं। सर भगवान ऐसी उम्मीद सुनता है? बेटे भगवान सबकी सुनता है। भगवान अगर पेशेंट की सुनता है कि हे भगवान मुझे जल्दी ठीक कर देना, तो भगवान डॉक्टरों की भी सुनता है कि हे भगवान इसको जल्दी बीमार करना। ओके चलो आगे चलते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ बेटे, डॉक्टर साहब ने लोगों को बीमार करने की कामना शुरू कर दी। किस दिन से कामना शुरू करी डॉक्टर साहब ने? 1 अप्रैल 2019 से कामना शुरू कर दी है। ओके, अब बेटे डॉक्टर साहब की कामनाएं और इच्छाएं और भगवान की प्रार्थना सारी सफल हुई। डॉक्टर साहब ने बेटे सफलता के परचम और झंडे गाड़ना शुरू कर दिए, बहुत सारा पैसा कमाया अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में। आओ बेटे देखें। ये कह रहे हैं बेटे डॉक्टर साहब की जो प्राइवेट प्रैक्टिस में डॉक्टर साहब जो कैश बुक मेंटेन कर रहे थे, उस कैश बुक में क्या क्या निकल के आया। तो उस कैश बुक के रिसिप्ट साइड में, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और कैश बुक के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या लिखा जाता है बेटे? रिसिप्ट। तो कैश बुक के रिसिप्ट साइड में इन्होंने ओन कैपिटल लिखी है 2 लाख रुपीस की, यानी डॉक्टर साहब ने अपने घर के प्राइवेट पर्सनल फंड में से 2 लाख रुपीस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए। उसके बाद बेटे जो 3 लाख रुपीस लोन के लेके आए थे वो भी इन्होंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद बेटे अब चालू हुआ डॉक्टर साहब का सही खेला। और डॉक्टर साहब के खेले में बेटे एक तो भगवान से प्रार्थना थी कि हे भगवान आज ज्यादा लोगों को बीमार करो, और दूसरी प्रार्थना इसके साथ में ये भी थी कि जितने लोग बीमार हो सब मेरे ही पास अपना ट्रीटमेंट कराने आए। डबल कोइंसिडेंस। भगवान ने भी कहा तथास्तु। खूब लोग बीमार पड़े, डॉक्टर साहब के पास आए ट्रीटमेंट करवाने। डॉक्टर साहब ने बेटे सबके एक छोटा सा गोल वाला कोई डिब्बी जैसा होता है जिसको आधा वो अपने कान में लगाते हैं, आधा बेटे यहाँ मरीज के ऐसे चेक चुक करने को लगाते हैं, वो जो भी बोलते होंगे उसको, ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब ने अपना टुनटुना बेटे मरीजों के ऊपर लगा लगा के उनको बेटे रद्दी से कागज पे घटिया सी हैंडराइटिंग में कुछ कुछ लिख के दे दिया और बोल दिया लाओ 500 रुपए की फीस दो। तो ऐसे करके उन्होंने लोगों को प्रिस्क्रिप्शन पकड़ा पकड़ा के साल भर में 6,60,000 रुपीज की फीस रिकवर करी है। धंधा देख रहे हो बेटे कितने प्रॉफिट का है? हाँ सर बहुत प्रॉफिट का है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भी MBBS कर लेना चाहिए था? हाँ सर अब हमको भी लग रहा है। ठीक है कोई बात नहीं बेटे, अब तो चला गया वक्त हाथ से, आगे चलो ठीक है। उसके बाद बेटे डॉक्टर साहब का इतने में ही मन नहीं भरा, डॉक्टर साहब ने लोगों के घरों में जा जाके इलाज करना शुरू कर दिया और वहां से बेटे विजिटिंग फीस के नाम पे 2,50,000 और रिकवर कर लिए। उसके बाद बेटे डॉक्टर साहब को लोग सोचते थे बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, तो इन पढ़े लिखे आदमियों के पास में जो नॉलेज होती है इसकी नॉलेज सबको मिलनी चाहिए, तो डॉक्टर साहब को लोग लेक्चर देने के लिए बुलाते थे। तो डॉक्टर साहब जिस कॉलेज में जाते थे लेक्चर देने के लिए, डॉक्टर साहब उस कॉलेज वालों से भी फीस लेते थे। तो ऐसे बेटे डॉक्टर साहब ने अलग अलग जगह पे लेक्चर दे दे के 24,000 का रेवेन्यू और कर लिया बेटे। उसके बाद डॉक्टर साहब कहीं से रिटायर होके आए थे बॉस, यानी पहले कहीं किसी सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करते रहे होंगे, कोई सरकारी नौकरी करते रहे होंगे, वहां से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी थी। तो जो सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद इन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की, तो उस सरकारी बेटे नौकरी से भी इनको पेंशन रिसीव हो रही थी। तो डॉक्टर साहब को उनकी पेंशन भी रिसीव हुई है 3 लाख रुपीस की। ऐसे करके डॉक्टर साहब की कैश बुक में साल भर में 17,34,000 का टोटल रिसिप्ट आया है। आगे चलते हैं। अब डॉक्टर साहब के खर्चे कौन कौन से लगे, क्योंकि भैया बिना खर्चे के तो कोई धंधा नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब ने अपने मरीजों को देने के लिए 2,45,000 की मेडिसिन परचेस करी है। डॉक्टर साहब ने लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए 2,50,000 के सर्जिकल इक्विपमेंट्स परचेस किए। डॉक्टर साहब ने एक मोटर कार भी खरीदी है। डॉक्टर साहब ने मोटर कार के ऊपर 1,20,000 के खर्चे किए हैं। डॉक्टर साहब ने वेजेस एंड सैलरी पे कर रखी है, रेंट ऑफ क्लिनिक पे किया, जनरल चार्जेस। डॉक्टर साहब के अपने खुद के भी घर के खर्चे थे 1,80,000 के। उन्होंने अपने घर के लिए 25,000 का फर्नीचर भी परचेस किया।
उन्होंने बेटे अपनी बेटी की शादी में दिल खोल के 2,15,000 रुपए भी खर्चा किए, खिलाने पिलाने में, दहेज देने में, भगवान जाने किसमें, लेकिन खर्चा किए बहुत, डॉक्टर साहब ने मना नहीं किया बिल्कुल भी। ठीक है, ओके बेटे। फिर डॉक्टर साहब ने जो लोन लिया था, याद है बेटे, डॉक्टर साहब ने अपनी LIC पॉलिसी को इंश्योरेंस कंपनी के पास में गिरवी रख के इंश्योरेंस कंपनी से लोन लिया था। तो डॉक्टर साहब ने अपने लोन पे इंटरेस्ट का पेमेंट भी किया है 36,000 रुपीज का। उसके बाद बेटे डॉक्टर साहब के बैंक अकाउंट में अभी भी 1,10,000 का बैंक बैलेंस है, और डॉक्टर साहब के हाथ में अभी कैश है 19,000 रुपीज का। ऐसे करके बेटे इनकी कैश बुक टैली हो गई। इतना क्लियर यहां तक, हाँ या ना? आओ बेटे आगे क्वेश्चन की डिमांड पढ़ें। 1/3 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस may be treated as applicable to the private use of car। यानी मोटर कार के जितने भी खर्चे थे उसमें आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि 1/3 खर्चे उनके प्राइवेट यूज को बिलोंग करते हैं। यानी डॉक्टर साहब अपने प्राइवेट पर्पस के लिए भी यहां से वहां घूमते होंगे, कभी बेटे अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाने लेके जा रहे हैं, कभी उनको घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं। बेटी की शादी हुई है बेटे, पता भी चला हमको इसी साल उन्होंने अपनी बेटी की शादी में खर्चा किया है, तो बेटी की शादी के समय भी जहां पे भी जाते होंगे अपनी कार से जाते होंगे। इसलिए डॉक्टर साहब ने ईमानदारी से खुद ही बता दिया कि मैंने अपनी मोटर कार को 2/3 तो अपने प्रोफेशन के लिए यूज किया है, लेकिन 1/3 मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए मोटर कार को यूज किया है। ओके, एंड 30,000 ऑफ द सैलरी आर इन द रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। और जो सैलरी में 30,000 की सैलरी है वो उन्होंने अपने घर के पर्सनल नौकर को दे रखी है। The stock of medicine in hand on 31st March 2020 was valued at rupees 95,000. You are required to prepare his private practice income and expenditure account। पहला क्वेश्चन क्या मांगा इन्होंने? पहली चीज इन्होंने मांगी कि भैया इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस से जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बना सकते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाएं। और ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब का सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना के दिखा दो बस, ना कोई बैलेंस शीट, ना कोई सरदर्द, ना कोई लफड़ा, ना कोई नाटक। ठीक, तो दो चीज मांगी है इन्होंने, क्या बोलो? बोला साहेब दो चीज मांगी है, क्या क्या सर? एक तो मांगी है इन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा मांगा बेटे इन्होंने क्या? दूसरा बेटे इन्होंने मांग रखा है डॉक्टर साहब की अकाउंट्स की बुक में उनका कैपिटल अकाउंट। बनाना शुरू करें बेटे। शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस? यस सर, आप शुरू करो। मैंने कहा डन। ये लो बेटे मैंने शुरू कर दिया। आंसर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये लो बेटे ये बन गया फॉर्मेट। आप सभी की फॉर्मेटिंग हो जाए तो बताएं। क्या आप सभी लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हैं? जल्दी बताओ हाँ या ना। लिखना पड़ेगा बेटे, पेपर पे ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको, इसका और सेकंड ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये चैप्टर अपने आप में वैसे थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, भले ही एक दिन में एक ही क्वेश्चन हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटे ये चैप्टर आपके सीए फाउंडेशन के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा बेटे आपके फ्यूचर की स्टडीज के लिए, फ्यूचर के अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बेटे सभी का फॉर्मेट हो गया होगा, फॉर्मेटिंग हो गई हो तो बताएं ताकि फिर मैं आगे चलूं। डन सर, सभी का हो गया बेटे? हाँ, वंश का भी हो गया है, विशाखा का भी हो गया है, केशव का भी लगभग हो ही गया है, वो तो वैसे भी हाथ से ड्रॉ कर रहा है, स्केल स्केल की तो कोई जरूरत ही नहीं है वहां पर। सृष्टि का हो गया बेटे, कुणाल का हो गया है, साजिद का हो गया है। ठीक है डन, चलो आगे चलते हैं। और क्या चाहिए सर? ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब की बुक में ना उनका कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। तो लो बेटे कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लो एक। जहां पर बेटे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए 10-12 लाइन की 12 लाइन की जगह छोड़ दो और उसी के नीचे उसका डॉक्टर साहब का कैपिटल अकाउंट भी बना लो। सर पर्टिकुलर की जगह इनकम और एक्सपेंडिचर आना चाहिए, वो भी लिख सकते हैं बेटे वैभवी, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में इनकम ही लिख रहा हो, लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंडिचर ही लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड में इनकम ही लिखी जाएगी, वहां पर पर्टिकुलर भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना? तो अगर आपने पर्टिकुलर अमाउंट लिखा तो भी एकदम सही है, लेकिन अगर आपने एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट लिखा तो भी वो एकदम सही है। ठीक सर सर मैं ऊपर वाली लाइन नहीं, कुणाल कह रहा है सर मैं ऊपर वाली लाइन नहीं मारता फॉर्मेट में, मार्क्स तो नहीं कटेंगे। अबे तुम वैसे भी कहीं लाइन नहीं मारते नालायक, तुम करते क्या हो अपनी जिंदगी में? ना सड़क में तुमने लाइन मारी, ना तुम बेटे स्टेटमेंट के अंदर लाइन मार रहे हो। कुछ तो कर लो अपनी जिंदगी में, सड़क में लाइन मारने लायक तुम हो नहीं, कम से कम स्टेटमेंट में ऊपर वाली लाइन मार लिया करो।
है। वो कह रहा सर मैं ऊपर वाली लाइन नहीं मारता। अबे मारता नहीं, खींचता बोल कि सर मैं ऊपर वाली लाइन ड्रॉ नहीं करता। तो क्या मार्क्स कटेंगे? वो कहते सर मैं ऊपर वाली लाइन नहीं मारता। ये भगवान, अच्छा हुआ को नहीं लिख दिया कि सर मैं ऊपर वाली को लाइन नहीं मारता। मतलब समझ में नहीं आता किस टाइप की लैंग्वेज यूज करते हो यार तुम लोग। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग यार कुणाल। ठीक है, और बेटे फॉर्मेट शुड बी कंप्लीटेड इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट। ओके, कुणाल एक दिन बोलेगा कुछ भी बोलो नहीं सर मेरे पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बेटे कुणाल, तुम्हारे साथ मेरा एक अलग सा रिलेशन डेवलप हो चुका है। ठीक है, तू छोटा है अपना भाई, ठीक है ना, तो अपना छोटा भाई है बाबा, है कि नहीं? हाँ, वी आर हैविंग द क्लोज रिलेशन कुणाल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लातुरकरची लैंग्वेज है लातुरकर की लैंग्वेज है म्हणजे। वो कह रहा हाँ सर लव यू, भग लव यू नालायक, रख अपने पास अपना लव यू, कोई लव यू नहीं। चल इधर क्लास के अंदर पढ़। हाँ आगे चलते हैं। हाँ आगे चलो। ठीक है सर, एक एक इन्फॉर्मेशन उठाना है, प्रोसेस करना है, आगे बढ़ना है। पहली इन्फॉर्मेशन लातूर वाला होना। ओके ठीक है, आगे चलते हैं बेटे। पहली इंफॉर्मेशन ओपनिंग पैराग्राफ, पहले देखते हैं बेटे ओपनिंग पैराग्राफ में से क्या निकल सकता है। डॉक्टर डेकू स्टार्टेड प्राइवेट प्रैक्टिस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद ₹2 लाख ऑफ हिज ओन फंड। बेटे जो डॉक्टर साहब ने अपने खुद के फंड में से 2 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है, ये तो डॉक्टर साहब की कैपिटल होनी चाहिए। बोलो यस और नो, हाँ या ना? एंड दैट इज द ओपनिंग कैपिटल ऑफ डॉक्टर डेकू। और क्योंकि ओपनिंग कैपिटल इसलिए कहां चला जाना चाहिए बताओ बेटे? ओपनिंग कैपिटल के लिए एंट्री क्या बनी होगी सर? ओपनिंग कैपिटल के लिए एंट्री बनी होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो ऑलरेडी डेबिट कर रखा है इन्होंने, बस क्रेडिट करना है। तो कहां क्रेडिट करना है सर? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो मैंने कहा ठीक है, ये लो बेटे, इसको इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कराओ, बात खत्म। ये देखो बेटे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑलरेडी इन्होंने ओन कैपिटल के नाम से इसे डेबिट कर रखा है। तो सबसे पहले बेटे इसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कराएं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, एकदम सही एंट्री है बेटे साजिद। तो बेटे ये आपके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज। डन, यस और नो, हाँ या ना? एक मिनट बेटे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल है, जस्ट अ मिनट। हाँ आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलो। लो बेटे, सब लोग आपस में बात कर रहे हो क्या तुम लोग? आज बे बेटे मैं तुम्हारे बातों के कनेक्शन को अभी खत्म कर देता हूँ, सबको म्यूट एक ही झटके में। अब करो बेटे आपस में बात, अब मैं भी देखता हूँ कौन किसके साथ कैसे बात करता है। मेरी क्लास में बातचीत कैसे हो सकती है? ठीक है, अंग्रेजों के जमाने के जेलर की सुरंग में बेटे सुराग नहीं हो सकता, और नवनीत अग्रवाल सर की क्लास में नवनीत अग्रवाल सर के अलावा कोई बोल नहीं सकता। आगे चलो बेटे, आगे चलो, आगे चलते हैं। ठीक है सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे बेटे ओन कैपिटल आपने रिकॉर्ड कर ली। अब बेटे मिस्टर डेकू ने या डॉक्टर डेकू ने 3 लाख रुपीस का लोन लिया हुआ था। बताओ बेटे 3 लाख रुपीस के लोन को कहां ट्रांसफर करना है? क्या 3 लाख रुपीस का लोन, क्या 3 लाख रुपीस का लोन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है? बोलो यस और नो, बोलो ना। 3 लाख रुपीस के लोन को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्या 3 लाख रुपीस के लोन को आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? जल्दी बताओ। नहीं, कैसे करना? अरे बेटा वैभवी, कैसे ट्रांसफर कर दोगे? आपने लोन लिया है, ये आपकी लायबिलिटी है, इट इज योर ऑब्लिगेशन, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ट्रांसफर होना चाहिए कि नहीं? अरे बेटे बताओ ना, ये कहां ट्रांसफर होगा? इफ इट इज योर लायबिलिटी देन इट शुड बी ट्रांसफर टू योर बैलेंस शीट इटसेल्फ। तो बेटे क्या आप इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ या ना? नहीं सर, नहीं कर सकते। बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे, हमसे क्वेश्चन ने दो ही चीज मांगी है। क्या क्या मांगी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और साथ में क्या मांगा है बेटे? कैपिटल अकाउंट। और यहां पर ये जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी आपका लोन है, और ये लोन बेटे आपको कहां ट्रांसफर करना है? दिस लोन विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, एंड राइट नाउ वी आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। इसका मतलब ये 3 लाख रुपीस के लोन की इंफॉर्मेशन आपके काम की है? बोलो यस और नो। नहीं है सर, जो आपके काम की इंफॉर्मेशन नहीं है उसको हटा दिया जाए। आगे चलूं?
अगली इंफॉर्मेशन। ऐसे ही सोचना पड़ेगा बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर जितना बारीकी से सोचोगे आगे जाके बेटे आपका अकाउंट का फाउंडेशन उतना सॉलिड होगा। ये क्वेश्चन बस पूरा का पूरा चैप्टर यही सब चीजें सोचने पे मजबूर करता है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेस्क्रिप्शन फीस 6,60,000 रुपीज की थी। अगर ये आपकी इनकम है तो मैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेज देता हूं, और अगर यह आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, और अगर ये ड्राइंग्स है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। बताओ बेटे क्या करना है, बताओ बेटे क्या करना है। सर इनकम है, इनकम है, इनकम है, इनकम है, तो सर क्रेडिट कराओ, क्रेडिट कराओ, क्रेडिट कराओ, क्रेडिट कराओ। ओके सर, ये हमारी इनकम है तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करवा देना चाहिए। ओके, तो ये जो आपकी प्रेस्क्रिप्शन फीस है, प्रेस्क्रिप्शन फीस इनकम है तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करवाया जाए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹6,60,000। डन, आगे बढ़ूं? यस सर। अगला बेटे विजिटिंग फीस। क्या बेटे ये डॉक्टर साहब की प्राइवेट प्रैक्टिस की इनकम है? जल्दी बताओ हाँ या ना। क्या ये डॉक्टर साहब की प्राइवेट प्रैक्टिस की इनकम है? यस सर, इट इज द प्राइवेट प्रैक्टिस इनकम। और क्योंकि ये प्राइवेट प्रैक्टिस की इनकम है इसलिए इसको भी कहां भेजोगे सर? इट शुड बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये भी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। डन, इट शुड बी ऑल्सो क्रेडिटेड इन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद डॉक्टर साहब को लेक्चर फीस रिसीव हुई है। क्या ये लेक्चर फीस डॉक्टर साहब की प्राइवेट प्रैक्टिस की इनकम है? बोलो हाँ या ना। क्या बेटे ये डॉक्टर साहब की, अरे भैया डॉक्टर साहब डॉक्टर है इसलिए तो उनको लेक्चर देने बुलाया जा रहा है, और लेक्चर देने अगर उनको बुलाया जा रहा है तो ये इनकम भी उनकी डॉक्टरशिप की इनकम से ही रिलेटेड होगी, ऐसा मानेंगे। इसलिए बेटे इसे भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही क्रेडिट करेंगे। समझ में आई बेटे सृष्टि बात? साजिद एंड सृष्टि, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बेटे असल में डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं और उनकी इसी डॉक्टरशिप की नॉलेज को शेयर करने के लिए तो उनको लेक्चर देने के लिए बुलाया जा रहा है। इसलिए बेटे ये भी उनकी यहां पर लेक्चरशिप डॉक्टरशिप की इनकम ही ट्रीट की जाएगी। आगे चलें? यस और नो, हाँ या ना? यस सर, आप आगे चलो। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अगला बेटे पेंशन रिसीव। क्या बेटे डॉक्टर साहब को ये जो पेंशन मिली है ये पेंशन उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस की इनकम से रिलेटेड है? हाँ या ना? डॉक्टर साहब को जो पेंशन मिल रही है क्या ये उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस की इनकम से रिलेटेड है या उनकी डॉक्टरशिप की इनकम से रिलेटेड है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। वो किसी जमाने में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर रहे होंगे, उसके बदले में अब उन्हें यहां पर पेंशन मिल रही है। तो बेटे डॉक्टर साहब की डॉक्टरशिप से रिलेटेड इनकम नहीं है ये। तो बेटे डॉक्टर साहब ने जो पास्ट में अपनी सर्विसेज दी थी उन पास्ट की सर्विसेज के बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट अभी तक उनको पेंशन दिए चले जा रही है। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर डॉक्टरशिप इनकम। और क्योंकि ये डॉक्टरशिप इनकम से रिलेटेड नहीं है इसीलिए बेटे ये उनकी पर्सनल इनकम मानी जाएगी। और क्योंकि बेटे यहां पर ये उनकी पर्सनल इनकम है इसलिए आप इसे उनकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। समझ में आया बेटे? अगर प्रोफेशन की इनकम होती तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देते, लेकिन ये प्रोफेशनल इनकम नहीं है, ये उनकी पर्सनल इनकम है एंड पर्सनल इनकम शुड बी क्रेडिटेड टू देयर इनका कैपिटल अकाउंट। डन, समझ में आ गई बेटे बात, हाँ या ना? एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? आप जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं वो इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस से रिलेटेड इनकम को ध्यान में रख के बना रहे हैं। ओके, इसके अलावा अगर डॉक्टर साहब को कोई भी इनकम आएगी तो वो उनकी पर्सनल इनकम ट्रीट होगी, और क्योंकि वो डॉक्टर साहब की पर्सनल इनकम है इसलिए वो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी। बात खत्म, आगे चलें। लो बेटे, डेबिट साइड खत्म, अब आ जाओ क्रेडिट साइड में। डॉक्टर साहब ने बेटे मेडिसिन परचेज करी थी 2,45,000। क्या उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस से रिलेटेड एक्सपेंस है? इज दिस द एक्सपेंस रिलेटेड टू हिज प्राइवेट प्रैक्टिस? यस सर। और अगर प्राइवेट प्रैक्टिस से रिलेटेड एक्सपेंस है तो ये भी कहां ट्रांसफर होगा? जल्दी बोलो कहां ट्रांसफर होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कराओ सर। लेकिन जितनी मैंने मेडिसिन परचेज की है वो मेरा खर्चा है, या जितनी मेडिसिन मैंने परचेज की है उसमें से जितनी मेडिसिन मैंने कंज्यूम की है वो मेरा खर्चा है? ये बताओ।
अगर आपको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है तो जितनी मेडिसिन आपने खरीदी है उसको आप अपना एक्सपेंस मानेंगे, या जितनी मेडिसिन आपने एक्चुअली कंज्यूम की है उसको आप अपना खर्चा मानेंगे? हाँ सर, परचेस वाली को खर्चा कैसे मान सकते हो आप ये बताओ? ना 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 विशाखा, आदर्श नहीं, विशाखा नहीं, सृष्टि नहीं, साजिद नहीं, प्रणव नहीं। बेटे असल में हो सकता है कि आपने यहां पर 2,45,000 रुपीज की मेडिसिन खरीदी, लेकिन हो सकता है आपने अपने पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ 2 लाख रुपीज की मेडिसिन ही खर्च की हो। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? आपने अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ 2 लाख रुपीज की मेडिसिन खर्च की हो और 45,000 की मेडिसिन अभी भी आपके क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हो, बोलो हाँ या ना? तो क्या 45,000 की मेडिसिन का आपको बेनिफिट मिला इस साल? नहीं। 45,000 की मेडिसिन को आप कब कंज्यूम करने वाले हो? अगले साल कंज्यूम करोगे कि नहीं? तो इसका बेनिफिट कब मिलेगा? अगले साल मिलेगा। तो इसको खर्चा भी कब का मानना पड़ेगा आपको? नेक्स्ट ईयर का खर्चा मानना पड़ेगा। तो बेटे इस साल आपने कितने की मेडिसिन परचेस की ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस साल आपने कितने की मेडिसिन कंज्यूम्ड की वो इंपॉर्टेंट है। और कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं? कंज्यूम्ड निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके। याद आया बेटे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सिखाया था कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकाला जाए। तो बेटे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। याद आया बेटे? वहां पर बेटे रॉ मटेरियल लिखा था, मैंने कहा फॉर्मूला वही उठाओ, रॉ मटेरियल की जगह लिख दो मेडिसिन। तो बताओ बेटे फॉर्मूला क्या बना? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेस ऑफ मेडिसिन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो इससे क्या निकलेगा सर? इससे कैलकुलेट होगा क्या? बोलो, इससे क्या कैलकुलेट होगा? इससे कैलकुलेट होगा कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, और वही मेरा एक्सपेंस है जिसे मैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करूंगा। गेटिंग? सर बस 9:30 को लीव कर दूंगा क्लास। हाँ हाँ, आगे चलते हैं। तो बेटे मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। अब कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम के लिए मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इस साल हो नहीं सकती आपके पास, क्योंकि डॉक्टर डेकू ने इसी साल अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी है, ठीक है ना? तो करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन तो आपके पास में हो नहीं सकता, ठीक है, नील। लेकिन जितनी आपने मेडिसिन परचेस की उसको तो आप ऐड करोगे। आपने परचेस करी है 2,45,000 की मेडिसिन, इसको आप यहां पर ऐड करवाएंगे। इतना क्लियर है? हाँ या ना? इसमें से बेटे आप माइनस करवाएंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, लेकिन सर वो मिलेगा कब? जब मिलेगा तब माइनस कर देंगे, नहीं मिलेगा तो नील। समझ में आ गई बात? मिलेगा तो माइनस कर देंगे, नहीं मिलेगा तो नील। आगे चलूं अब? ठीक है सर, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सर्जिकल इक्विपमेंट। बेटे सर्जिकल इक्विपमेंट अगर एक्सपेंस होगा तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करवा दूंगा, और अगर ये आपकी एसेट होगी तो फिर बैलेंस शीट में जाएगी। बताओ क्या करना है? सर्जिकल इक्विपमेंट बेटे एक्सपेंस है या एसेट? सबका एक सुर में कहना ये है सर ये हमारी एसेट है। तो बात बेटे फिर क्या है? मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा। तो आगे बेटे आगे बढ़ाओ इसी को। मैं भी मान लेता हूं ये तुम्हारी एसेट है, इसको कहां जाना है? बैलेंस शीट में जाना है। क्या इंफॉर्मेशन आपके काम की है? नो सर, ये इंफॉर्मेशन काम की नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो। मोटर कार अगर एक्सपेंस होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और अगर एसेट होगा तो बैलेंस शीट में। क्या है सर? ये भी हमारी एसेट है, ये इंफॉर्मेशन काम की नहीं है, तो मैंने कहा छोड़ो आगे चलो। मोटर कार एक्सपेंसेस, ठीक है बेटे। अब इसके आगे के क्वेश्चन को अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि नितिन सर की क्लास का टाइम हो रहा है बेटे, मुझे लिंक यहां पर क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है? मंडे को इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक? कोशिश करना अगर आप लोगों से बन जाए तो आप लोग कंप्लीट कर लेना। कल संडे है ना रे बेटा, एक दिन तो आराम करने दो मालिक, एक दिन तो सोने दो, ठीक है? बाय बेटे। हाँ कल संडे को टेस्ट है, कल संडे को टेस्ट है, ठीक है? कल संडे, एक मिनट, जो भी टेस्ट की इंफॉर्मेशन होगी रात को मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना? कितने बजे पेपर अपलोड होगा। ड्राइव मैंने आपके साथ में शेयर कर रखी है, गूगल ड्राइव मैंने आपके साथ में शेयर कर रखी है, उसी के अंदर टेस्ट पेपर अपलोड होगा, ठीक है? टेस्ट 2 के नाम पे। ओके बाय बाय। सर 22 जून का क्वेश्चन सॉल्व, 22 अच्छा जून 22 का क्वेश्चन, ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? क्लास बेटे अभी कुछ दिनों तक डेली हमारी 8:30 को ही होगी।
हमारी जो रिवीजन बैच बाउंस बैक बैच चल रही है उसमें अकाउंट की क्लास डेली अभी कुछ दिनों तक 8:30 को ही होगी। ओके, हाँ, मंडे को भी क्लास बेटे हमारी सेम टाइम पे 8:30 को ही होगी। डन बेटे, सब बता दूंगा। साजिद मैं मैसेज कर दूंगा, अभी मेरे को जूम मीटिंग को लॉग आउट करना है, वहां से नितिन सर की क्लास है, नितिन सर क्लास लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटे बाय बाय। मैसेज कर दूंगा बेटे, मैं सारी इन्फॉर्मेशन मैसेज कर दूंगा टेस्ट की। बाय बाय।